हाय गाइस, आप सभी लोगों का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। अभी पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चला है, तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो अभी लॉकडाउन की वजह से सारे क्लास या जो भी कोचिंग हो बंद है, यानी कि जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। तो अगर आप अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप से जुड़ जाइए और लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल को या मेरे चैनल से जो भी वीडियो है वो कंटिन्यू देखें तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी कंटिन्यू रहे। तो हम आज का विषय है पढ़ेंगे फिजिक्स भौतिकी। ऐसे हमारे चैनल पे जीएस के क्लास भी चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा मेरे चैनल का, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसके बाद चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में यानी कि प्रतिबिंब बनता है तो उसका या वस्तु या प्रतिबिंब जो भी है उसका चिन्ह क्या होता है, किसी दर्पण में रखते हैं तो। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्धन सूत्र। तो हम शुरू करते हैं समतल दर्पण से, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि पार्श्व परिवर्तन। ये पार्श्व परिवर्तन होता क्या है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार का होता है, यानी कि समतल दर्पण में जितने आकार का वस्तु होगा प्रतिबिंब में उतने आकार के, उतनी लंबाई का बनेगा और आकृति भी समान होती है। परंतु इसमें एक कंडीशन अलग होता है कि प्रतिबिंब की आकृति जो होता है वो थोड़ा सा चेंजिंग होता है। आप आकृति में डायग्राम में देख सकते हैं कि वस्तु जो रखा हुआ है, अब इसमें देख सकते हैं कि जो एरो जैसा दिया हुआ है दर्पण बीच में दिया है और बाएं वाला साइड है वो दर्पण है, दाहिने साइड से जो पीछे वो कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ भाग है, तो उसके दर्पण के सामने वस्तु रखा हुआ है। इसमें एरो जो दिया हुआ है बाएं साइड में, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो बन रहा है उसमें एरो आप देख सकते हैं कि इसका पहले का एरो था बाएं साइड में, इसका एरो दाहिने साइड में है, यानी कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। इसी चेंजिंग को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। थोड़ा सा चेंज होता है, उसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 2, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। अब ये बनता कहाँ है, कितनी दूर बनता है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण के जितनी आगे होती है, जितनी दर्पण से आगे होती है उतनी ही दर्पण के पीछे वस्तु बनती है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अब कंडीशन थोड़ा सा ये होता है कि वस्तु दर्पण के आगे होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। अगला पॉइंट है इसमें नंबर 3, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है। तो समतल दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंबों का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, और या ऐसे कह सकते हैं काल्पनिक हो या आभासी हो। अब यहाँ देख दीजिए, ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर हम जिसे प्राप्त करते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब तक पहुँचने में असमर्थ होती है। और हमने पिछले बताया भी था, आप वीडियो देख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसमें डॉट लाइन से दर्शाया जाता है, जो भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं किसी वस्तु का उसमें डॉट लाइन से दर्शा दिया जाता है, टूटी रेखा से दर्शा दिया जाता है, यानी प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब होता है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण अगर रखा हो, 2 समतल दर्पण, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, क्या कितनी बनेगी। तो देखा भाई, जो दो झुके हुए 2 समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी उनकी प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी।
तो यहाँ दिया है कि यदि 360 बाई थीटा बराबर समपूर्णांक हो, यानी कि थीटा जो होगा वो आपका डिग्री होता है, क्योंकि दो समतल दर्पण एक दूसरे के आसपास रखे जाएंगे, संपर्क में रहेंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई कोण बनेगा। तो उस कोण का मान यदि थीटा संपूर्णांक हो तब प्रतिबिंब की संख्या जो होती है 360 बाई थीटा -1 होता है। यदि कोण का मान विषम हो 360 बाई थीटा, थीटा जो होता है कोण का मान होता है, दो समतल दर्पण के बीच कोण जो वो थीटा होता है। इनका मान अगर 360 बाई थीटा विषम पूर्णांक हो तब दो कंडीशन आता है। पहला आता है कि सममित अवस्था, इसमें होता है सममित अवस्था हो तब n बराबर होता है यानी कि प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई थीटा -1। अगर असममित अवस्था हो तो इसमें होता है 360 बाई थीटा। यहाँ पे थीटा लिखा भी हुआ है, थीटा जो होता है कोण की माप होता है। अब नोट दिया है पहला कि यदि थीटा 90 हो, अगर कोण का मान 90 हो तब प्रतिबिंब की संख्या जो होगी थीटा बाई 360 बाई थीटा यानी कि प्रतिबिंब की संख्या 3 होगा। इधर थीटा का वैल्यू 72 हो तो प्रतिबिंब की संख्या 4 बनता है। आप देख सकते हैं n बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ 360 बाई थीटा -1 है। यदि थीटा 0, थीटा का मान 0 हो जाए तब क्या होगा, तो अर्थात समतल दर्पण समानांतर हो जाए, यानी कि जब दर्पण समानांतर होगा तब प्रतिबिंब जो होगी अनंत बनता है, यानी इसे काउंटिंग नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक प्रतिबिंब बनेगा। अगला नंबर 4 है कि यदि कुछ नहीं कहा गया तब वस्तु जो होती है, अगर कहा नहीं जाए तब वस्तु जो कोष जो होती है वो सममित अवस्था में लगाया जाता है। और सममित का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जब वस्तु सममित अवस्था में हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई थीटा -1 होता है। अब हम देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो इसमें भी काफ़ी इसका भी उपयोग होता है। वस्तु का चिन्ह क्या रखना है, प्लस होगा या माइनस होगा, प्रतिबिंब का क्या होगा। तो ये देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी होता है क्या। किसी गोलीय दर्पण के सामने रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, यानी प्रतिबिंब कहाँ रखा है, दर्पण के आगे रखा हुआ है या पीछे रखा हुआ है। और प्रकृति न केवल स्थिति पर निर्भर करती है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि अवतल है दर्पण, अवतल है अवतल, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है ये दर्पण पर भी निर्भर करता है, यह स्थान पर भी निर्भर करता है कि दर्पण वस्तु जो है दर्पण की कहाँ रखा है, आगे कितनी दूर पर रखा हुआ है। और साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण जो है वो कौन सा है, अवतल है या अवतल है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है, कभी काल्पनिक होता है, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो कभी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है और कभी दर्पण के पीछे बनता है। आप पढ़े होंगे वास्तविक प्रतिबिंब में और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में कि जो दर्पण के आगे बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और जो दर्पण के पीछे बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो कभी दर्पण के पीछे। अतः किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दूरियों के एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दर्पण में प्रयुक्त विभिन्न राशियों को इसी नियम के अनुसार चिन्ह लेते हैं, जो धनात्मक होता है अथवा ऋणात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दिया मान रखना होता है कि एफ हमारा क्या होगा, फोकस दूरी, यू जो होता है वस्तु की दूरी वो प्लस होगा या माइनस होगा, भी जो कि होता है प्रतिबिंब की दूरी वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही मान रखा जाता है। पहला पॉइंट है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। जब भी वस्तु रखा जाता है दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है तथा वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस आदि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष के दर्पण के बीच में होता है, जिसे हम P से सूचित करते हैं, वही ध्रुव होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी मापेंगे तो दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। और नंबर 2, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, जिस दिशा से आपतित किरण आती है। अब दर्पण है तो यहाँ पे 2 किरण होगा
क्योंकि दर्पण है तो परावर्तन होगा, तो एक किरण होगा आपतित किरण और दूसरा होगा परावर्तित किरण। तो जिस दिशा से दर्पण आती है, जिस दिशा से किरण आती है दर्पण पे, यानी कि ये कह सकते हैं कि समदर्पण के परावर्तक सतह जिस भाग में है उस भाग की ओर जो होता है वो प्लस होता है। यानी आपतित किरण की दिशा से मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और ऋणात्मक यानी कि विपरीत दिशा से, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा से मापी गई सभी दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस भाग की ओर पेंटिंग किया हुआ है उस भाग का जो दूरी होता है वो नेगेटिव माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। और जिस भाग में, जिस साइड में परावर्तक सतह हो उस साइड में जो भी चिन्ह होता है वो धनात्मक माना जाता है। नंबर 4, मुख्य अक्ष से जो ऊपर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो ऊपर की लंबवत दूरी मापी जाती है वो प्लस का होता है, और जो नीचे की दूरी मापी जाती है, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी, वो जो लंबवत दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आराम से चिन्ह सभी लिखा हुआ है कि बाएं से जाने पर आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापी गई वो प्लस होता है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापी गई वो ऋणात्मक होता है। मुख्य अक्ष से ऊपर जो भी दूरी मापी जाती है लंबवत दूरी वो प्लस होता है, धनात्मक होता है। और मुख्य अक्ष से नीचे जो दूरी मापी, जो लंबाई लंबवत दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक होता है। नंबर 5, दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक, यानी कि वस्तु किसी दर्पण में हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है तथा प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में, अब ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, वस्तु कहीं भी हो किसी दर्पण में हो वो ऋणात्मक ही होगा, परंतु वस्तु की ये प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है परंतु उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। अब इसलिए होती है क्योंकि ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो विपरीत दिशा में बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अगला देख लिए नंबर 6, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, जिसे हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं फोकस दूरी, जो कि फोकस और ध्रुव के बीच की होती है। ये उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, परंतु अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है उसे निगेटिव माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण हो तो फोकस दूरी धनात्मक का उपयोग करते हैं, लेते हैं, और अगर दर्पण अवतल हो तो चिन्ह हमारा फोकस दूरी का ऋणात्मक होता है। अब यहाँ नोट देंगे, नोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं भी हो किसी चैप्टर का हो, नोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है, यानी उत्तल दर्पण में मैक्सिमम, अगर प्रतिबिंब की मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो फोकस दूरी तक ही होता है। नंबर 2, अवतल दर्पण के सामने स्थित कोई वस्तु जब दर्पण से दूर की ओर गति हो, जब दर्पण से ध्रुव की ओर गति करता है, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में पढ़ लिया कि प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है, यानी कि मैक्सिमम जो दूरी होगा प्रतिबिंब की वो फोकस दूरी तक ही जाएगा, फोकस तक ही जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु जो होता है दर्पण से इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है, गति करता है, तो वैसे प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा होता जाता है, क्योंकि वस्तु जो होता है दूर जाता है, तो वस्तु जितनी ही दूर जाएगा प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। और जब वस्तु इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर चला जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर चला जाता है, बनता है, और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न को जो हल करेंगे उसमें जो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या फोकस दूरी का उसका सिंबल क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। या दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में।
इसमें कंडीशन दो होता है। पहला कंडीशन कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है और दूसरा कंडीशन कि प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है। उत्तल दर्पण में ये दो कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी होता है, काल्पनिक होता है, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण में। तो इसमें देखे हैं कि वस्तु की दूरी क्या होती है। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जो होता है भी होता है। तो यू जो होता है ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, नेगेटिव, और काल्पनिक प्रतिबिंब भी हो तभी भी वस्तु की दूरी माइनस होता है। यानी कि वस्तु जो प्रतिबिंब नेगेटिव हो, ये वास्तविक हो या काल्पनिक, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी जब वस्तु का प्रतिबिंब और वास्तविक हो तब प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम भी से सूचित करते हैं वो हमारे ऋणात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हो तब हमारा वस्तु की दूरी जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम 20 कहते हैं, 20 से सूचित करते हैं, वो हमारा धनात्मक हो जाता है। फोकस दूरी, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन अगर काल्पनिक हो तब भी उसमें भी फोकस दूरी ऋणात्मक ही होता है। अब इसमें जब भी आवर्धन पढ़ते हैं तो उसमें ऊंचाई दो होता है, एक h1 होता है, एक h2, आगे पढ़ेंगे आवर्धन। तो वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं h1 या O कहते हैं, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो ये हमारा अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्लस होता है, और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक हो तभी भी वस्तु की ऊंचाई h1 जो होती है या O वो हमारा प्लस होता है। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है जिसे हम h2 से सूचित करते हैं, या इसको I कहते हैं, I मतलब इमेज होता है, इमेज की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये अगर दर्पण वास्तविक हो तो इसका सिंबल जो होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन अगर दर्पण आभासी हो तो ये धनात्मक होता है। अब आता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो नेगेटिव होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हो तब भी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ही होता है। आवर्धन जिसे हम m से सूचित करते हैं, यह अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक हो तो ऋणात्मक होता है, लेकिन जैसे ही प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो वहाँ पे आवर्धन हमारा धनात्मक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होता है, पर इसके बारे में, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब एक ही कंडीशन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसमें वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो धनात्मक होता है। फोकस दूरी धनात्मक, आप ध्यान दीजिए, देख सकते हैं लिखा हुआ है, वस्तु की दूरी जो होती है जिसे हम h1 कहते हैं या वो मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, ये प्लस होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस होता है, धनात्मक। वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और आवर्धन धनात्मक। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी और वक्रता त्रिज्या छोड़कर बाकी जितने सारे होते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और आवर्धन, ये सारे धनात्मक होते हैं। बाकी दो ही, वस्तु की दूरी और वक्रता त्रिज्या, दो ही ऋणात्मक होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आकार, आकृति, स्थिति कहाँ कैसा होगा। तो जब दर्पण पढ़ेंगे यह अवतल दर्पण में होगा, तो जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु इन्फिनिटी पर, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और वस्तु बहुत दूर हो तो प्रतिबिंब हमारा छोटा बनता है, और फोकस पर है यानी कि दर्पण के आगे है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और बहुत छोटा यानी कि बिंदुवत होता है, एक बिंदु पर बनता है। आप पिछले क्लास में हमने बताया था, आप मेरा पिछला का वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसमें सबका डायग्राम बना हुआ है और लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब का आकार किसका कब कितना कैसा होता है। नंबर 2 कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो और इन्फिनिटिव से के बीच में हो, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच हो, तो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि 2f वही होता है वक्रता केंद्र, उसके बीच बनता है। 2f जो हमारा होगा वक्रता केंद्र होगा, और आवर्धन जो होता है वो हमारा 1 से छोटा होता है।
और प्रतिबिंब का जो प्रकृति होती है वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि यू हमारा 2f हो, यानी कि वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम सी नोट करते हैं, डबल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो अगर वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और ये जो होता है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, दोनों का आकार बराबर होता है। वस्तु हमारा सीधा होता है, परंतु जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा उल्टा बनेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वो उल्टा ही होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा सीधा बन रहा है तो समझिएगा कि प्रतिबिंब जो हमारा है वो काल्पनिक बन रहा है। इस पे यहाँ पे आवर्धन जो होगा 1 होता है, यानी कि वस्तु के बराबर होता है। नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब जो हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। इसका आवर्धन जो होता है बड़ा होता है 1 से, और प्रतिबिंब हमारा दर्पण के आगे है तो वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उल्टा बनता है। नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी फोकस यानी कि दर्पण के काफ़ी नज़दीक होता है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि अनंत पर बनता है। इसका आवर्धन जो होता है वो अनंत होता है, मैग्निफिकेशन। और इसकी प्रकृति यानी कि दर्पण के आगे बनता है तो वास्तविक होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उल्टा बनता है। नंबर 6, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तब क्या होता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हो तो काल्पनिक बनेगा, और जब दर्पण काल्पनिक हो, आभासी हो, तो वो सीधा होता है, और इसका आवर्धन जो होता है 1 से बड़ा होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो हमने यहाँ पर भी देखा आवर्धन किसका कितना होता है। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आवर्धन होता क्या है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे हम एम से सूचित करते हैं। जहाँ पे लिखा हो मैग्निफिकेशन, यानी कि एम से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें डायग्राम में दिया हुआ है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई जिसे हम h1 से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 से, यानी कह सकते हैं आवर्धन बराबर h1 बटा h2। आप डायग्राम में देख सकते हैं आवर्धन का, वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 लिखा हुआ है। अब है कि यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तब गोलीय दर्पण में आवर्धन सूत्र हम कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज ABP आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज A', समरूप है, और जब समरूप हो तो भुजाएं जो होती है समानुपात में होती है। अतः A', B' AB बराबर P' बटा PB। और आवर्धन जो वहाँ पे लिखा हुआ इसके ऊपर देख सकते हैं आप, इक्वेशन 1 है। आवर्धन बराबर होता है H' बटा H या H1 बटा H2, जो भी कहिए। मतलब सीधा इसका मतलब यही होता है कि आवर्धन बराबर वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आप यहाँ देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो A' B' हमारा H हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई H' माइनस निगेटिव में होगा, और वस्तु की ऊंचाई जो AB बराबर प्लस H', वस्तु की ऊंचाई जो होगा H' होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई H होगा। अगर PB बराबर माइनस U, ये वस्तु की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी PB' ये भी होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि हम इक्वेशन 3 और 4 लिखा हुआ है, इसका प्रयोग करेंगे तो माइनस H/H प्लस H बराबर माइनस B बटा माइनस U। अब यहाँ से आ जाता है H' बराबर माइनस B बटे U, माइनस में कैंसिल हुआ, ये इक्वेशन 5। अब समीकरण 1 और 5 को लेंगे तो यहाँ पे आता है माइनस M बराबर माइनस B बटे U, इसे हम आवर्धन सूत्र कहते हैं।
चूँकि वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर ही को रखा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वस्तु दर्पण के ऊपर हो, ऊपर क्यों रखा जाता है, इसलिए उसकी ऊंचाई जो होती है धनात्मक मानी जाती है, और प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के उल्टा बनता है, यानी कि मुख्य अक्ष से नीचे होता है, और आभासी प्रतिबिंब होता है उसकी ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब होता है मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है। अवधन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। जब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उल्टा बनता है, मुख्य अक्ष से नीचे बनता है, और जब आवर्धन धनात्मक हो तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो हमारा है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी कि जब मुख्य अक्ष के ऊपर हो तो प्रतिबिंब सीधा होता है और काल्पनिक होता है। अब यहाँ कुछ नोट दिया हुआ है, वो भी ध्यान रखिएगा कि m बराबर होता है I बटा ओ, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई माइनस v बटा u बराबर f बटा f माइनस u। यहाँ से आप इक्वेशन बना हुआ है, फाइनली यहाँ से इक्वेशन आएगा 1 माइनस v बटा f। नंबर 2 कि जब एक गोलीय दर्पण की वस्तु का m गुना प्रतिबिंब बनता है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे m जो होता है m गुना m जो होता है आवर्धन हो जाता है, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और f जो होता है वो फोकस की दूरी होता है। तो यहाँ से अगर वस्तु की दूरी ज्ञात करना हो तो यहाँ से इक्वेशन बनता है m माइनस 1 बाई m इंटू एफ। अगर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना हो तो वह वहाँ से फॉर्मूला बनता है यहाँ से फॉर्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा, पर अगर प्रतिबिंब को दूरी ज्ञात करना हो तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है m माइनस 1 इंटू एफ, और अगर फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है m बाई m माइनस 1 इंटू यू। अगर नंबर 3 अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो तो यहाँ पे होता है x इंटू एफ बराबर x1 इंटू x2। यहाँ पे x1 जो होता है फोकस दूरी होता है और x2 वस्तु की दूरी, x2 जो होता है वो फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, f जो होता है फोकस दूरी होता है, लेकिन x1 फोकस से वस्तु की दूरी, x2 जो होता है फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होता है। यहाँ से प्रतिबिंब के लिए ये यानी कि फोकस का स्क्वायर जो होता है वस्तु की दूरी और इंटू प्रतिबिंब की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आज का हमारा इतना है। इस लॉकडाउन में हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।